नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। इन न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यक्रम में जाना है या नहीं। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। तो क्या राम के सहारे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने नया पार लगाने की कोशिश कर रही है? एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कौन कौन से दल वहां पर पहुंचने के लिए तैयार है। इस वक्त इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रखर जी, आपका बहुत स्वागत है। तारिक खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। तारिक जी, स्वागत है आपका। और संदीपन शर्मा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीपन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ ही करते हैं। प्रखर जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। 22 जनवरी देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन, कांग्रेस के लिए है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है और पूरे देश के में सभी लोग आते हैं और देश के लिए तो बड़ा दिन है ही। दूसरी चीज, देखिए, भगवान राम से आप क्या सीखते हैं? भगवान राम से राम राज्य की बात और क्या राम राज्य में हो रहा है। अभी बनारस की घटना आपने देखी, बीजेपी के 3 बीजेपी पार्टी के सदस्य जो आईटी सेल के सदस्य थे, उन्होंने फिर बलात्कार की घटना सामने आई। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए रहा है कि जब ब्रिजभूषण जैसे नेताओं पर कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं करती है, जो आज तक बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, जिसमें हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों ने जब उनके खिलाफ धरने पर बैठी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर न हुई और बीजेपी ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये सब घटनाएं हो रही। क्या राम राज्य में आप ये कल्पना करते हैं हमारी बेटियों के साथ ऐसा होगा? क्या राम राज्य राम सीता के बिना हो सकता है? तो राम राज्य में जब ऐसी घटनाएं होगी तो बीजेपी को सोचने का विषय है। राम राज्य में भ्रष्टाचार की घटनाएं हो सकती हैं, मगर इनके राज्य में क्या हो रहा है? आज तक जो जमीन घोटाले की बातें हुई थी उस पर आज तक इन्होंने किसी पर कार्रवाई नहीं करी है। जो मेयर ने ज्यादा जमीन करके करी थी फैसला। तो ये लोग देखिए झूठे लोग हैं। राम राज्य की बात करते, भगवान राम की बात करें तो उनसे कुछ सीखिए, तो सीखना नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बात करती है। केवट सबरी के बहाने भेदभाव को भगवान राम ने तोड़ा था। आज तक जातिगत जनगणना की कोई बात नहीं करते। जब इनसे सवाल पूछो तो इधर उधर भागते, कहते हैं अमीर और गरीब है, और अमीर और गरीब सिर्फ है देश में। तो कैसे प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं कि वो ओबीसी है, वो पिछड़ा है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी मंच से बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं दूसरे नेता, उन्हीं नेताओं को अपने जाएंगे या नहीं जाएंगे 22 तारीख को, बताइए ना। तो देखिए, झूठे लोग हैं। सभी को न्योता तो दिया गया है, निमंत्रण सभी को मिला है। देश को पता चल जाएगा हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या करने जा रहा है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है ये तो क्लियर करिए। कांग्रेस पार्टी अभी न्याय यात्रा शुरू हो रही है 16 तारीख को, उसकी तैयारियां कर रही है और आप ही के माध्यम से पूरे देश को पता चल जाएगा। नहीं, राम मंदिर के लिए क्या तैयारी है कांग्रेस की? सर, ये भी तो जनता के सामने होना चाहिए ना। 22 तारीख को कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पहुंच रहा है, सर ये भी तो पता होना चाहिए। ये आज 1 तारीख है, 22 तारीख दूर है। उससे पहले आपके ही माध्यम से पूरी जनता को पता चल जाए। ठीक है, पार्टी और भी लोकसभा चुनाव सर पर सब चीज की तैयारी कर रही है। ठीक है। तारिक जी, शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि सभी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जाना चाहिए 22 तारीख को, कैसे देखते हैं सर? एक सरकारी कार्यक्रम बना रहे हैं तो सरकार का तो हिस्सा होते हैं सभी विधायक सदन का, तो उनको ले जाए, एकदम सही बात है। उसमें बुराई क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर बन रहा है, किसी का विरोध नहीं। जो पक्षकार थे मुसलमान पक्ष के, मैम मेरी बात समझिए, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस और ना भाजपा, ये कोई पक्षकार नहीं। एक तरफ से जफरयाब जिलानी साहब मुकदमा लड़ रहे थे, मरहूम, अब वो जिंदा नहीं रहे।
और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्वॉल्व था। उधर से कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा उसको मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी बिना पर वो डिबेट करने का इशू है, कहा कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक है वहां राम मंदिर बन रहा है, उस पर किसी को कोई एक मुसलमान तंजीम आप बताइए जिसने ऑब्जेक्शन किया हो, जिसने कहा हो कि हम सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे? कोई, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं कहा, और न होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाएंगे आप लोग? और 22 तारीख को जाएंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन जाएगा? देखिए, अखिलेश जी को इनविटेशन दिया नहीं दिया पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, अखिलेश यादव साहब इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी एंड योगी, और उसको बिल्कुल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जाना चाहिए भाई। जब और भगवान का दरबार है, वो तो ये नहीं है कि कुछ खास लोगों को बुला लिया। देवगौड़ा, एक पॉइंट और सुन लीजिए, देवगौड़ा ने कहा कि हम चल नहीं पाएंगे, तो जो कमेटी थी उसने कहा हम सारा इंतजाम करेंगे। यही इंतजाम लाल कृष्ण आडवाणी के लिए और मुरली मनोहर जोशी के लिए भी हो जाता। पूरे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में एक आदमी था जिसने चिल्ला के कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराया। उसका नाम पता है क्या था? बाला साहब ठाकरे। बाकी लोग लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि ये अपने आप हो गया, लोगों ने गिरा दिया, हम लोग की गलती नहीं है, हमें माफ कर दो जब FIR दर्ज हो गई। और बाला साहब ठाकरे ने सीना चौड़ा करके ये बात कही थी कि हमने गिराई है बाबरी मस्जिद। ये सुन लीजिए, बात ऑन रिकॉर्ड है। उनके परिवार को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। क्यों भाई? उनके बेटे को बुला सकते थे, अब वो नहीं रहे तो उनके बेटे को बुला लेते। एक आदमी पूरे सिस्टम का, स्वामी चिन्मयानंद, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, और तमाम बड़ी लिस्ट है, इनके नाम FIR दर्ज हुई थी। मैं जब जांच आगे बढ़ी CBI की, तो इन लोगों ने कोर्ट में जाके कहा कि हमने कोई भाषण वाषण नहीं दिया है, हमें माफ कर दीजिए। और तब बाला साहब ने कहा था कि हमने तोड़ा है, उसको नहीं बुलाया आपने। ये क्या है? मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है? ठीक है गौरव जी, देखिए सीधे सीधे राजनीतिकरण करने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि इस पूरे मसले को जो है ना, इस पूरे कार्यक्रम को है राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, सरकारी कार्यक्रम बनाया जा रहा है और राजनीतिकरण करने का आरोप लग रहा है। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को इससे दूर रखा जा रहा है, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने सबसे पहले इन चीजों के लिए आवाज उठाई थी, जिन्होंने जिंदगी भर इसका इल्जाम झेला है, भले ही आज वो आरोप मुक्त हो, भले ही वो दोषी साबित नहीं हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस खास कार्यक्रम से दूर रखा गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसको राजनीतिक कार्यक्रम क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? सरकारी कार्यक्रम क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? नेहा जी, थोड़ा हमको समय दीजिएगा और आराम से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा राजनीति जैसे शब्द के संकुचित दायरे में बांधने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और सनातनी प्रतिष्ठा और पूरे विश्व में इसकी पुनर्स्थापना के दृष्टि से देखती है। इसीलिए इस कार्यक्रम को उस दृष्टि से देखा जाता है। दरअसल जो निमंत्रण गया है वो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं, ये तो ट्रस्ट का विषय है। लेकिन अगर नाम लेकर के पर्टिकुलर अगर ये कहेंगे तो 528 वर्षों में लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, सबके प्रति समर्पण है, सबके प्रति श्रद्धांजलि है जो नहीं है आज, और जो वर्तमान में है उनके प्रति भी श्रद्धा है और उनके प्रति भी हम लोगों का धन्यवाद है, आभार है। लेकिन 22 जनवरी को कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, वो तो ट्रस्ट देखेगा, वो व्यवस्था देखेगी, व्यवस्था का विषय है। लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी जो राम के अस्तित्व को नकारने के लिए एफिडेविट देती है माननीय उच्चतम न्यायालय में, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाती है, वो आज ये प्रश्न उठाए तो ये नैतिक अधिकार इनके पास है ही नहीं। दरअसल ये किस मुंह से जाएंगे?
यदि वहां जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं ना। इनको तो मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, मुस्लिमों का विकास हो, उनकी माली हालत सुधरे, उनका पक्का मकान बने, गैस के चूल्हे मिले, मुफ्त बिजली मिले, वो उनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको बस वोट बैंक से सरोकार है। और आज इनका जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा भय है, वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो वहां जाए तो कम से कम एक बड़ा वोट बैंक, जिसको आज तक ये धूर्तता जिनके साथ करते आ रहे थे, गुमराह करते आ रहे थे, वो हमसे पीछे हट जाए, इस बात का भय है। और राम मंदिर में तो सबका स्वागत है। वो तो पापी भी अगर वहां जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, वो भी पुण्य का भागी बनेगा। ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ना निगले बन रहा है, ना उगले बन रहा है। ऐसी स्थिति में ये लोग आ गए हैं और ये राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसी नजरिए से देखती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रही हूँ तारिक जी, एक सेकंड। संदीपन जी का रुख कर लेती हूँ। संदीपन जी, क्या वाकई ये स्थिति कांग्रेस पार्टी समेत कुछ पार्टियों के लिए ऐसी है, ना निगलते बन रही है, ना उगलते? देखिए नेहा जी, कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि पिछले 75 साल में कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि रिलीजन, सेक्युलरिज्म और पॉलिटिक्स का जो इंटरसेक्शन होता है, हाँ, उसमें वो कहाँ खड़ी है। और ये कंफ्यूजन आज से नहीं, ये नेहरू और गांधी के जमाने से। हाँ, नेहरू जी, आपको ध्यान होगा जब सोमनाथ का मंदिर बना था तब कांग्रेस में इंटरनल डिफरेंसेस थे। उसके बाद में भी इसी तरह के डिफरेंसेस और डिबेट चलते आई। नेहरू जी कहते थे कि स्टेट और रिलीजन में एक प्रॉपर दीवार होनी चाहिए और दोनों के बीच में सच्चाई होनी चाहिए। जबकि बाकी जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट जो है वो रिलीजन लेस नहीं हो सकता, लेकिन रिलीजन को सर्वभाव और सबके साथ सद्भाव के साथ रह सकता है। लेकिन ये कांग्रेस 75 साल में आज तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई है, अपनी विचारधारा को ये तय नहीं कर पाई है कि उसको सेक्युलरिज्म की क्या डेफिनेशन है, रिलीजन की क्या डेफिनेशन है। इसी कारण आप कह रहे हैं कि ना गलते बन रहे हैं ना निगलते, यानी वो जो कबीर का दुआ है, ना माया मिली ना राम मिली वाली सिचुएशन है। कांग्रेस के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस तभी तो कहती है कि हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया, तभी कहती है हमने उसका शिलान्यास करवाया, हमने बूटा सिंह को भी भेजा था, और आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि हम थोड़े दिन बाद तय करेंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना। अरे आप इसमें कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं? बोलिए हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, क्योंकि राम सिर्फ किसी पार्टी के नहीं ना, राम पूरे देश के है। राम एक्चुअली पूरे साउथ ईस्ट एशिया के नायक हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। तो कांग्रेस को भी यही बोलना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस इतना कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं क्यों होती है, उसका कंफ्यूजन है। पहले कांग्रेस को अपने घर में बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि उसका सेक्युलरिज्म, रिलीजन और पॉलिटिक्स पे। ठीक है प्रखर जी, जल्दी से 10 सेकेंड। ठीक है सर, ठीक है। आजकल फैशन हो गया है कांग्रेस के लिए बोलने का और कांग्रेस के खिलाफ बोलने का। जिसको भी देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हो या बीजेपी प्रवक्ता हो, ये सब बोलने का है। देखिए इनको बेसिक सेक्युलरिज्म नहीं समझ पा रहे। अरे भाई, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? सर आप ही पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो क्लियर करिए ना प्रखर जी। 1 तारीख को तो हम बता नहीं, ये तो क्लियर होना चाहिए, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। जवाब देने दीजिए, आपकी बात का नहीं, उनका जवाब देने दीजिए। इन्होंने बोला था मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 तारीख को मैं डिसाइड नहीं कर देंगे 22 तारीख को क्या करने वाले। दूसरी चीज, और आप ही के माध्यम से जनता को पता चले। ये कह रहे 75 सालों से आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको क्या करना है। अभी संदीपन जी को सुना ना आपने, ये कह रहे 75 सालों से आप डिसाइड नहीं कर पाए कि करना क्या है। बोलने तो दीजिए, बोलने के लिए बुलाया ना। देखिए 75 साल का इनको जवाब दे रहे हैं। 75 साल में जो ये बता रहे हैं, ये सारी चीजें कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी। कहां से कहां देश को लाए, गवर्नमेंट कांग्रेस लेकर के आई। और सेकुलरिज्म की बात करें, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से कहती है कि इस देश में, ये देश सभी का है, सभी धर्मों का है। और दूसरी चीज, कोई भी आदमी राजनीति में जो एक सांसद हो, न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में हो या पॉलिटिक्स में हो या जुडिशरी में हो, जितने भी 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, उनके लिए सभी धर्म एक समान है। अगर इनको ने ये सब नहीं पढ़ा है, नहीं सर, सवाल तो ये है ना कि जाएंगे तो सिचुएशन अलग है। आप किसी मीडिया जाने का भी विरोध कर रहे हैं आपके गठबंधन की पार्टियां कुछ। जिसको करना हो करे। कांग्रेस पार्टी की मैं सोच बताने के लिए बैठा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कोई भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे क्या? लोकतंत्र, वो तो बीजेपी भी उनका दल रही है। बीजेपी का भी डीएमके से नहीं रह चुका है क्या गठबंधन में? किसके साथ? महबूबा मुफ्ती मौजूदा वक्त की बात करें ना सर। और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन करा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी हमसे सवाल पूछेगी? आप सुनिए, 4 स्तंभ के जो लोग हैं उनके लिए सभी धर्म एक समान है। वो किसी एक धर्म में बायस नहीं कह सकते। ये बेसिक है डेमोक्रेसी का, हम इसको नहीं तोड़ते। मैं हिंदू हूँ,
मगर अगर मैं विधायक हो जाऊंगा तो मेरे यहाँ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता है वो सब मेरी है, चाहे वो किसी धर्म की भी किसी भी कास्ट की हो, वो सब मेरी है। मुझे सबका जवाब सुनाना है। शांत रहिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता ऐसे मुस्लिम बोल रहे थे, देखिए इनके अंदर दूसरे धर्म के प्रति कितनी नफरत है, सामने आ जाते हैं। ऐसे ही लोग जब पहुंचते हैं ना लोकसभा में, तब रमेश बिदुड़ी की तरह बोलते हैं और कोई कार्रवाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ऐसे ही लोग, अरे शांत रहिए, अपना बताइए, कार्रवाई कर दी। राम राज्य में होता था, एक वक्त पे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, अब क्या उसकी सफाई दी जा सकती है? मैम ऐसा है, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, इस बात का लगातार बखान किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट है, मेरे समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात, मुलायम सिंह यादव ने गलती की थी, राम भक्तों पे गोलियां चलाई। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया? क्या समाजवादी पार्टी में तारिक खान ने एप्लीकेशन दी थी? माननीय अखिलेश यादव साहब ने लिखित में दिया था कि माननीय अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए। क्यों किया? पॉइंट नंबर 1, इसका जवाब भाजपा दे। हम रोने नहीं गए थे आपके दर पर कि दे दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कभी मुख्यमंत्री की शपथ को पढ़िए मैम, उसमें लिखा है कि हम बिना भेदभाव संविधान का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट मुख्यमंत्री ने दाखिल किया था और उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत परिसर की सुरक्षा करेंगे, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब सुरक्षा ब्रीच हुआ तो सिक्योरिटी की वजह से वहां गोली चलानी पड़ी, जिसमें लोग मरे। लेकिन क्या सबसे बड़ा धर्म अपने शपथ की रक्षा करना नहीं है? मुलायम सिंह यादव के टाइम पर गोलियां चली, मुलायम सिंह के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। कल्याण सिंह के टाइम पर बाबरी मस्जिद टूटी तो कल्याण सिंह के ऊपर मुकदमा हुआ। क्यों? कोई जवाब देगा? मुलायम सिंह यादव गलत नहीं थे, कोई मुकदमा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लिखित में दिया था आपने, और उस मुख्यमंत्री ने भी दिया था। सारे मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम जो विवादित परिसर है उसकी सुरक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री ये शपथ लेता है कि हम संविधान की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसका एक ही धर्म है, वो है राजधर्म, वही वाला राजधर्म जो नरेंद्र मोदी से निभाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात जाकर कहा। ठीक है, गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड। देखिए नेहा जी, ये सर्वविदित है, पूरी जनता जानती है देश की कि किन हालात में मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी। उन्होंने बाकायदे चुनौती दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम अगर गोली नहीं चलवाते तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आती। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये उनके द्वारा बोला हुआ बयान है। साथ ही साथ पश्चाताप भी प्रकट किया बाद में कि मेरी भूल थी। तो ये विरोधाभास वोट बैंक की राजनीति के लिए दिखता है, लेकिन इतने बड़े कुकृत्य करेंगे ये लोग जिसकी कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, देखिए 26/11 का हमला होता है और वहां पे कार्यक्रम लेकर के बैठ जाते हैं और पुस्तक का विमोचन करते हैं दिग्विजय सिंह कि ये पूरा घटनाक्रम जो है आरएसएस द्वारा किया गया है। कह रहे हैं ना कुकृत्य किए थे तो फिर पद्म विभूषण से क्यों नवाजा? इनका झूठ पकड़ा गया। तो ये किस तरीके से जनता को छले, गुमराह करें, उनके साथ ढोंग करें, उसमें इनको महारत हासिल है, उसमें रिसर्च करते रहते हैं। सेकुलरिज्म तो पद्म विभूषण से क्यों नवाजा? ये कह रहे हैं हम क्या कराते रहते हैं। जब पुलवामा में हुआ था तो फोटोग्राफी, ये कह रहे पद्म विभूषण से क्यों नवाजा? इतना ही कुकृत्य किया था उन्होंने तो। हाँ नेहा जी, ये प्रश्न उठता है। अगर देखा जाए तो नैतिक रूप से तो ये ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत किया था, राजनीति में लंबी सेवा की। नहीं, गलत किया आप लोगों ने, कई बार। और रक्षा आप लोगों ने गलत किया क्या? संवैधानिक पदों पर लंबे कई बार वो चुने गए हैं, इसलिए वापस ले लीजिए। पार्टी ने उनको नहीं दिया है सर, मरणोपरांत दिया है सर। नहीं किया है, वो जो कमेटी सेलेक्ट करती है उसने दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है मैम, होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है, होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है। बिना आपकी रजामंदी के, बिना आपकी रजामंदी के हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? बिना सरकार के उसके नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा
मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मत अलग है, लेकिन नहीं, व्यक्तिगत रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, व्यक्तिगत रूप से मत बताइए ना सर। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या सोच है, क्या विचारधारा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। इसका व्यक्तिगत रूप से बात मत करिए कि उन्होंने जो किया था उसको भुला दिया जाए, उस पर पानी पड़ गया, ऐसा नहीं है। वो बार बार याद किया जाए। तो इनाम दिया आपने, इनाम दिया था। इसलिए नहीं, ये राजनीतिक विषय है नहीं। उन्होंने राजनीतिकरण किया इस विषय का, उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाया इस विषय का, इसीलिए आज तक MY समीकरण पर सवार है। लेकिन वो भी अब टूटने जा रहा है, वो आप देखिएगा आने वाले चुनाव में वो भी पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड मैम, 5 सेकंड, जल्दी से 5 सेकंड में बात करिए। मैम एक बात इन्होंने गलत कही। मुलायम सिंह ने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मेरे साथ नहीं आएंगे। मुलायम सिंह ने ये कहा कि भारत के संविधान पर मुसलमानों का विश्वास कम हो जाएगा, उस विश्वास को कायम करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये मुलायम सिंह के अल्फाज थे, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला। जो भाजपा ने पे प्रवक्ता ने कहा वो चीज गलत है। आपने एक विश्वास पाने के लिए दूसरा विश्वास तो खो दिया था ना सर। नहीं, विश्वास खोया या नहीं खोया, हम कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री बन जाती हैं या हम, तो हमारा दायित्व जो सुप्रीम कोर्ट में हमने हलफनामा दिया उसकी रक्षा करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो प्रखर जी मैं सीधा रुख आपको, संदीपन जी 1 सेकंड में पहुंचती हूँ आपके पास, लेकिन प्रखर जी का रुख पहले कर लेती हूँ। प्रखर जी, राम काल्पनिक है ये भी एफिडेविट दिया गया था। आज राम की बात कर रहे हैं आप लोग, सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि देखिए राजीव गांधी के वक्त पे हमने ही ताला खुलवाया था। तो फिर सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर राम काल्पनिक कैसे हो गए थे? देखिए, एक तो ये झूठ फैलाया गया है, माइथोलॉजी बोला गया था, ये सब माइथोलॉजी में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अरे बीजेपी हमसे क्या सवाल पूछती है? राम सेतु पर क्या एफिडेविट दे रखा है बीजेपी ने? नहीं दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। अरे तो काटने वाले थे बीच से, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस चीज पर बोला है। तो ये लोग राम की बातें क्या करते हैं? आंदोलन में हमसे सवाल उठाएंगे के साथ। अरे क्या एफिडेविट दे रखा है राम सेतु पर? क्या दे रखा है? तो इसमें भी आपने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट में मंदिर तोड़वाने का अगर कोई चीज में फैसला आ रही है तो बीजेपी क्या बोल रही है? क्या आपने राम सेतु में दिया एफिडेविट पे? राम सेतु पे आपने अलग से अपने टाइम पर अटल जी की गवर्नमेंट में अलग से फंड बनाए, आपने राम सेतु प्रोजेक्ट के लिए अलग से फंड बना दिया था। आप सवाल पूछेंगे, झूठ बोलने वाले लोग हैं, राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जनता के लिए मुगलों और आक्रांताओं से क्या आपने बताइए? नहीं सर, आज तो इतनी खतरनाक कांग्रेस लगने लगी गौरव जी इतनी खतरनाक कांग्रेस लगने लगी। नहीं ऐसे मत करिए ना प्लीज, इतनी खतरनाक लगने लगी आपको कांग्रेस। सर अभी तक तो देश की सत्ता पर कांग्रेस ही थी। नहीं, आज ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाएगी तो हिंदुत्व सनातन खतरे में आ जाएगा? ये तो मैडम ये झूठे गौरव जी, अब अमेरिका में सरकार आ जाए तब भी हिंदू खतरे में रहेगा, ये तो बेकार है। ठीक है गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए। कभी हिंदू तो खतरे में आएगा ही नहीं। हिंदुत्व यही बताते रहते हैं आप लोग। ज्यादातर 81 करोड़ लोगों को जो आप खाना दे रहे हैं वो इस हालत में ले आए हैं कि 2 वर्ष तक खाना नहीं कर पा रहे हैं। आप हमसे सवाल पूछेंगे, हिंदुओं की आपने लगातार मिटाने का तो ज्यादातर हिंदू बेरोजगार है। अगर महंगा सिलेंडर मिल रहा है तो हिंदुओं को मिल रहा है। आपने क्या कर रखा है? हिंदुओं की बात करते हैं। तो फिर माहौल क्यों बनाया जा रहा है सर? हिंदू पहले भी था, हिंदुत्व अभी भी है, हिंदुत्व आगे भी रहेगा, सनातन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है? हमने कब कहा? नहीं कहा जाता है आप लोगों की तरफ से। संदीपन जी देखिए, आज अगर ये राम मंदिर का जो ये मुद्दा, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। राम मंदिर का जो ये मुद्दा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन देखिए उससे पहले जो माहौल बनाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। अभी विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए पूरी तरह से ये सरकारी कार्यक्रम इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पे राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से राजनीति नहीं हो रही है क्या? अभी कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी गठबंधन इंडिया, उसके अंदर बहुत ज्यादा पसोपेश की स्थिति आपको लगती है कि अगर कांग्रेस पार्टी समेत कुछ पार्टियां अगर चली गई तो बाकी जो पार्टियां हैं उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी,
और अगर नहीं गई तो हिंदुत्व की बात जो करती है कांग्रेस पार्टी समेत कुछ पार्टियां, वहां पर खतरा आ जाएगा। अभी सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात का जवाब देती है, जो कहा जाता है हिंदू खतरे में है, तो दुनिया में पॉलिटिक्स आज की डेट में ऐसी कि जो मेजोरिटी में सोचता है खतरे में, तो सब काफी होते हैं। विपक्ष की राजनीति में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफी पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि कांग्रेस तो मैंने जैसे कहा कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसका सेक्युलरिज्म क्या है, उसका रिलीजन में उसका स्टैंड क्या, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे वो करना क्या चाहती है। और क्योंकि कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पाती तो उसके बाकी अलायंस भी फंस गए हैं। अब इसमें सिर्फ कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनका क्लियर स्टैंड है रिलीजन पे, वो मानते हैं कि उनका वो आप सबको मालूम है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि अगर कांग्रेस जाती है तो फिर बाकी पार्टी को लगेगा हमें भी जाना चाहिए, और कांग्रेस को अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती आ रही है। राहुल गांधी हर इलेक्शन में मंदिर से मंदिर जाते हैं। अगर वो इस बार ऐसा मैसेज कन्वे करेगी कांग्रेस की, वो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं जाते, उसका बहुत गलत मैसेज आएगा। तो कांग्रेस के पास जाते हैं, जनेऊ भी धारण करते हैं, अपना गोत्र भी बताते हैं, लेकिन प्रखर जी अगर गए तो फिर क्या लगता है कि सीताराम येचुरी जो साफ इनकार कर चुके हैं, ममता बनर्जी का भी मना है जाना, केरल की तरफ से कुछ पार्टी जो है वो मना कर रही हैं, तो ऐसे में कई ऐसी पार्टियां हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया में जो जाना नहीं चाहती और साफ इनकार कर चुकी हैं। आप लोगों का जाना यहाँ पर क्या लगता नहीं है कि नागवार गुजरेगा उन्हें भी? देखिए, इंडिया गठबंधन में हर वो पार्टी है जो या तो अपने प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल में है या तो सरकार में, और सब अलग अलग पार्टी हैं, सबकी अपनी विचारधारा है। सब कभी तो आप कहते हैं कि एक ही विचारधारा वाली तमाम पार्टियां हम लोग सब आ गए इकट्ठे होकर। हम साथ क्यों आए? हम साथ इसलिए आए बेरोजगारी के खिलाफ, हम साथ आए महंगाई के खिलाफ। चरम पर भ्रष्टाचार है, चरम पर महंगाई, चरम पर बेरोजगारी है। इस देश को हम कहां तक ले आए हैं? 205 लाख करोड़ का कर्जा आज के टाइम पर हमारे देश में हो गया है। लोकतंत्र की आवाज ऐसे दबाई जा रही है। मुद्दे पे आइए ना, अगर गए तो बाकी पार्टियों को दिक्कत नहीं होगी क्या? क्या कह रहे? अगर आप गए प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को अयोध्या गए तो बाकी पार्टियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बाकी पार्टियां क्या करती हैं, मैंने आपको बताया, हर पार्टी का अपना अलग आइडियोलॉजी है, हर पार्टी की अपनी अलग चीज है। हम साथ में क्यों आए वो हमने बता दिया, और हम सब साथ जो भी इंडिया गठबंधन में आ रहा है वो एक भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ है। सवाल पूछते हैं अगर उनकी सुरक्षा में सेंध क्यों हुई संसद में, तो सस्पेंड कर दिया जाता है। हम सब इसलिए साथ में आए हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी, सबकी अपनी, और सब स्वतंत्र, यही डेमोक्रेसी है। इसी डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ रहे हैं। सब अपना फैसला खुद कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ की ये नहीं है कि एक आदमी तय करता है कि सब लोग, सारी पार्टियां क्या करेंगी। ठीक है, अभी तो ये तारिक जी कहा जाता है कि सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं तकरीबन, जो सभी एक मंच पे आई हैं, और इसका एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन ऐसे में जो कुछ पार्टियां तो मना कर चुकी हैं साफ तौर पर। शिवपाल यादव अगर ये कहते हैं नहीं तमाम विधायकों को लेके जाना चाहिए, तो उसमें तो समाजवादी पार्टी के भी विधायक आएंगे, तो ऐसे में सही रहेगा आप लोगों के लिए चुनाव के मद्देनजर? जो आपका सवाल है वो कम से कम ये है, मैं उसको और बड़ा कर देता हूँ। आप चाहती हैं कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ डिसीजन ले कि मंदिर के उद्घाटन में जाना है कि नहीं जाना, नहीं सर, अलग डिसीजन भी लिया ना आप लोगों ने, उसका तो नतीजा हमने 5 विधानसभा चुनावों में देख लिया था। उसके लिए वो छोड़ दीजिए। हाँ, अभी राम मंदिर छोड़ कैसे दें सर, ये तो हाल ही का मामला है। हाँ, अभी राम मंदिर पे देख लेते हैं। हाँ, देखिए मैम, सभी पार्टियों का स्टैंड अपना अपना रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इनवाइट किया ही नहीं गया है, और जिन लोगों को इनवाइट किया गया है उनको अपना निर्णय ले लेने दीजिए। जैसे इंडिविजुअली खड़गे साहब को इनवाइट किया गया है, चलिए खड़गे साहब को इनवाइट किया, दैट मीन्स वो अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी को इनवाइट कर लिया आपने। खड़गे को इनवाइट किया मतलब कांग्रेस पार्टी को इनवाइट कर लिया। उस पे अपना उनका स्टैंड 2-4 दिन में मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा कि वो जाएंगे और या नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव को क्यों नहीं इनवाइट किया गया, क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? न जाने के पीछे नहीं, इनवाइट क्यों नहीं किया गया? निमंत्रण नहीं आया ना सर? निमंत्रण देखिए ऐसा है ना कि जो उसके सचिव हैं चंपत राय साहब, उनको ये बात समझनी चाहिए कि किसको, एक पूर्व मुख्यमंत्री को निमंत्रण मिल दिया आपने, जिसको निमंत्रण मिलता है जरूरी नहीं है वो आ जाए, ये उसकी इच्छा है। कह रहा हूँ इनविटेशन क्यों नहीं मिला इसका सीधा से समझ लीजिए। हाँ। जैसे सीबीआई और ईडी पीएमओ के डायरेक्शन पे काम करती है, वैसे ही ट्रस्ट ने भी पीएमओ के डायरेक्शन पे काम किया, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है।
वरना बाला साहब को क्यों नहीं बुलाया बताइए? अखिलेश को मत बुलाइए, समझ में आ गया, वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, चलिए ठीक है। बाला साहब एक आदमी जिसने चिल्ला के कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराई, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बाला साहब कहाँ है दुनिया में? मैम बाला साहब को कैसे बुलाएंगे? बाला साहब दुनिया में कहाँ है अभी? अरे उनके बेटे मैम, उनके वंशज को ही तो बुला सकते हैं। उनके बेटे को तो इनविटेशन भेज सकते थे। इनसे पुरानी वो हिंदुत्व की बेस पे पार्टी है, चले हमको नहीं बुलाया, समझ में आता है। यहाँ से ये साबित होता है कि ईडी सीबीआई की तरह चंपत राय ने काम किया। अगर बाला साहब के लड़के को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया बाला साहब के लड़के को? एक आदमी जिसने उनकी पार्टी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति कार्यक्रम है और कौन इसमें शामिल होना चाहता है, बीजेपी का कार्यक्रम है। संजय राउत अगर ये कहेंगे कि इसमें कौन शामिल होना चाहता है तो कैसे उन्हें बुलाया जाएगा बताइए? संजय राउत ने ये कहा कि कल तो भगवान राम को ही आप कैंडिडेट बना देंगे, लेकिन आपको इनविटेशन बाला साहब ठाकरे के लड़के को जरूर भेजना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उनके लड़के को इनविटेशन नहीं भेजा, यहीं से ये बात ठीक है गौरव जी, देखिए अब आप तारिक जी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको चलना चाहिए, आप क्यों नहीं समझते? इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी आपको तारिक जी, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए। क्या कह रही है? सवाल नहीं सुन पाया मैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए सर, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं। गौरव जी ठीक है, चंपत राय हमसे लिस्ट मांगे, हम बना के दे देंगे, किसको बुलाए न्यायालय में कैंडिडेट रहे हैं वो, मांग ले लिस्ट मांगे, हम देंगे। और उन्होंने देने में क्या दिक्कत है? और भगवान राम के हम बना के लिस्ट दे देंगे कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को न बुलाए। है कि जो उद्धव जी की शिवसेना है वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को वैसे ही बुलाए जैसे देवगौड़ा साहब को स्पेशल पे बुलाकर। देवगौड़ा साहब ने कहा कि मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ, प्लस उसने कहा कि हम वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करेंगे व्हील चेयर, सॉरी स्पेशल। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी आग उगलने का काम संजय राउत करते हैं, उनके नेता करते हैं। तो आप बताइए किस मुंह से ये मांग रहे हैं निमंत्रण? कम से कम कोई चेहरा भी होना चाहिए मांगने का। फिर भी राम का दरबार तो सबके लिए खुला है। एक बार कह देना चाहिए था कि 22 जनवरी को नहीं तो बाद में जरूर जाएंगे दर्शन करने। लेकिन ये कहा अखिलेश यादव आपके राजनीति में इतने अंधे हो गए, इतने अखिलेश यादव ने कहा कि जरूर जाएंगे भाई, जाने में इनको शर्म आ रही है। इनको करेक्ट करते हैं अखिलेश यादव साहब ने। नहीं सही बात है, उन्होंने कहा कि हम 22 जनवरी नहीं उसके बाद जरूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी को बुलाया कहाँ है? बुलाए तो पहले पता चला एयरपोर्ट से लौटा दें कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, अखिलेश यादव आप नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? तो हम कैसे चले जाएं? अरे भाई बुलाइए तब हम निर्णय लें कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन बाला साहब के लड़के को जरूर बुलाना चाहिए, इससे साबित हो जाता है। चलिए अखिलेश यादव को बुलाया या नहीं बुलाया इसका दर्द नहीं है तारिक जी आपको, लेकिन बाला साहब के लड़के को बुलाना चाहिए, उद्धव ठाकरे को बुलाना चाहिए, इसका दर्द आपका झलक रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। प्रखर जी जायज बात कर रहा हूँ, प्रखर जी मैं जायज बात कर रहा हूँ। बहुत सारी जायज बातें हैं सर, लेकिन उसका भी हम बखान यहाँ पे ना करें तो ज्यादा अच्छा है। प्रखर जी का ठीक है, वक्त की कमी है, मुद्दे पे रहते हैं। प्रखर जी देखिए, सवाल इस बात को लेकर भी है कि आपकी जो केरल में सहयोगी पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसने ये कहा है कि कांग्रेस को दोहरा रवैया अपनाना नहीं चाहिए। अब IUML ने ये कहा है कि कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि अगर वो राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई तो वो उत्तर में उसके वोट कम हो जाएंगे। ये चिंता उसे सताई जा रही है, इसलिए एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, जिस बात का जिक्र अभी संदीपन जी कर रहे थे। देखिए मुस्लिम लीग तो बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़ चुकी है, तो इसलिए देखिए मुस्लिम लीग क्या करती है, अपनी बात करिए ना सर। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, कोई भी पार्टी उसको नहीं बता सकती वो क्या करेगी। ठीक है, हम एक साथ आए हैं, इंडिया गठबंधन हमने बनाया है, जो भी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और चरम पर गवर्नमेंट में उसके खिलाफ हम आए। तो हमको कोई भी पार्टी नहीं बता सकती, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन आपको सर देखा गया था ना सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए कि मंदिर जाते हुए। मैं मंदिर जाता हूँ तो क्या मतलब कि अगर मैं मान लीजिए कल चुनाव लड़ता हूँ या इलेक्शन टाइम है तो मैं अपने भगवान की तो पूजा करूंगा, तो हम मुझसे कह देंगे सॉफ्ट हिंदुत्व में कर रहा हूँ। भाई मैं चर्च थोड़ी चला जाऊंगा, मैं हिंदू हूँ, जो क्रिश्चियन होगा वो चर्च जाएगा। अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते चलिए कोई बात नहीं, कहेंगे कि हम क्यों जा रहे हो। हाँ। तो ये कोई भी हमसे नहीं सवाल पूछ सकता, आप क्यों जा रहे हो।
किसी ने हमको भगवान हमारे दिए हैं क्या? या किसी का स्टैंप है? किसी से पूछ के जाएंगे? ठीक है, पेटेंट है क्या ये राम पर? पेटेंट है क्या भारतीय जनता पार्टी का? गौरव जी, ऐसा है क्या कि राम पर पेटेंट है भारतीय जनता पार्टी का? कांग्रेस को कह देते हैं कि कांग्रेस ने तो एफिडेविट फाइल किया था कि राम काल्पनिक है। सपा को ये कह देते हैं कि देखिए गोलियां चलवा दी थी। तो फिर राम के सहारे एक बार फिर से 2024 में आप आ गए। नेहा जी देखिए, जब मुगलों का शासन था ना, जब आक्रांता यहाँ पे आक्रमण करते थे तो वही सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। यानी कि 17 बार हिंदुओं ने बना दिया उसको, उसका मौका मिला। लेकिन 70 साल में 65 साल जब तक कांग्रेस का शासन रहा है, इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बनाने का विरोध किया। इन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए जितना रोड़ा का मंदिर किसने बनवाया था? दंगों का कारोबार किसने बनवाया था? चलता था, आतंकवाद का कारोबार। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी के सोमनाथ का मंदिर किसने बनवा दिया था? लाइन है, हमने कल मंदिर बनवाया तो हमने ठीक है, इनको कोने में बिठा रखा है और 2024 को खाली यही चलता है इसका। अरे भाई आपको बनाया गया है उत्तर प्रदेश में आपको दे रहा है, अयोध्या के लोगों को जो जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अरे इतना डेवलपमेंट का है, 1100 रुपए का पेमेंट क्यों दे रहे हैं? राजस्थान में वादा करके आए 450 रुपए हो। उत्तर अयोध्या वासियों को, अयोध्या का वासियों को 1100 रुपए क्यों दे रहे हो? क्यों महंगा बिजनेस करते हैं? और राम तो सार्वभौमिक है, राम तो सबके है। राम बताइए कोई नहीं जाएगा, सबकी राजस्थान में तो बोल के आ गए, अयोध्या में क्यों नहीं दे रहे हैं? अयोध्या ने कोई गलती कर दी? अयोध्या वासियों ने गलती कर दी? उत्तर प्रदेश नहीं देखिए, ये तो दूसरे देखिए ये पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, गौरव जी ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है जिनको बताकर सत्ता में वापसी आया जा सके, इसलिए फिर राम का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, इसलिए फिर राम के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए फिर 2024 से पहले राम का मुद्दा उठाया जा रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। क्या वो उपलब्धियां जो आप लोगों ने काम किया, मोदी सरकार ने काम किया, जिसका बखान मोदी सरकार या मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता है, क्या उन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ सकती है क्या? अभी तीन विधानसभा के चुनाव में आपने परिणाम को देखा, अभी उद्धृत भी किया। तो जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार क्या है, अंत्योदय हो रहा है। सभी क्षेत्र में विकास को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात का रंच मात्र भी भय नहीं है। हमारे काम खुद जनता के दिलो दिमाग में विश्वसनीयता पैदा करने के लिए काफी है और मोदी जी की गारंटी अपने आप में ही पर्याप्त है। ठीक है संदीपन जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक आखिरी सवाल आपसे है। ठीक है सर 2024 लोकसभा चुनाव दूर की बात है, लेकिन उससे पहले ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सीट शेयरिंग भी एक अलग विषय है, लेकिन क्या इस पे बिखराव हो सकता है क्या इस विपक्षी गठबंधन इंडिया में? नहीं नेहा जी, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन में कोई बिखराव होगा इस मुद्दे पर, क्योंकि आपको मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे सोमनाथ का, तो सोमनाथ के टाइम में भी ऐसी कंट्रोवर्सी, तो नेहरू जी ने एक सिंपल सा लेटर लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि आपकी पर्सनल फेथ का मामला, आप जाना चाहे तो अच्छा, ना जाना चाहे तो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से कांग्रेस और हर विपक्षी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि राम मंदिर अपनी पर्सनल फेथ का मामला, जो पार्टी जाना चाहे वो जाए, जो ना जाना चाहे उनकी कोई मर्जी उनकी। तो मुझे नहीं लगता कि इस इश्यू पे कोई बिखराव होगा ऑपोजिशन कैंप में। थोड़ी बहुत बिकरिंग, थोड़ा बहुत डिबेट चलता रहेगा, लेकिन ऐसा लगे कि कोई डील ब्रेकर हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर वाकई देखने वाली बात होगी 22 तारीख 22 जनवरी, ये वक्त बहुत नजदीक है, इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में तमाम विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है, तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन कौन से नेता पहुंचते हैं और इसका क्या मैसेज आम जनता में जाता है। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।